नमस्कार। आज हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों पर अध्ययन करेंगे। अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में राज्य एवं नागरिकता संबंधी विचार प्रकट किए हैं। फिर भी उसने नागरिकता की परिभाषा देने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है। नागरिकता का प्रश्न तो राज्य की परिभाषा देने से स्वतः ही उठ खड़ा हुआ है। अरस्तु प्रश्न करता है कि राज्य क्या है। इसके उत्तर में वह स्वयं ही कहता है कि राज्य बाह्य दृष्टि से नागरिकों का एक समुदाय है। राज्य नागरिकों के मेल से बनता है। इसके बाद प्रश्न स्वतः ही यह उठता है कि नागरिक कौन है एवं नागरिकता से क्या तात्पर्य है। अरस्तु ने इन प्रश्नों का उत्तर निश्चयात्मक रूप से नहीं दिया है, अपितु इन शब्दावलियों की व्याख्या निषेधात्मक रूप से की है। उसने सर्वप्रथम यह बतलाया कि कौन नागरिक नहीं हो सकते। इस संबंध में उसने नागरिकता की तत्कालीन प्रचलित मान्यताओं का खंडन किया है। पहला, राज्य के किसी स्थान विशेष में निवास करने मात्र से नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि स्त्री, बच्चे, दास और विदेशी जिस राज्य में रहते हैं उन्हें वहाँ का नागरिक नहीं माना जाता है। दूसरा, किसी पर अभियोग चलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को भी नागरिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि संधि द्वारा यह अधिकार विदेशियों को भी दिया जा सकता है। तीसरा, उन व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता किसी दूसरे राज्य के नागरिक हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम नागरिकता निर्धारण के किसी सिद्धांत का निर्माण नहीं करते हैं। चौथा, निष्कासित तथा मताधिकार से वंचित व्यक्ति भी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। नागरिकता की परिभाषा। उपरोक्त निषेधात्मक व्याख्या के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि नागरिक कौन है। इसका उत्तर देते हुए अरस्तु कहता है कि नागरिक वही है जो न्याय व्यवस्था एवं व्यवस्थापिका के एक सदस्य के रूप में भाग लेता है, दोनों में या एक में, क्योंकि ये दोनों ही संप्रभुता के मुख्य कार्य हैं। अरस्तु की इस परिभाषा से नागरिक और अनागरिक में भेद स्पष्ट हो जाता है। यह परिभाषा नागरिकों की निम्नलिखित विशेषता की ओर इंगित करती है। पहला, नागरिक राज्य का क्रियाशील सदस्य होते हुए भी न्यायिक, प्रशासन और सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता है। दूसरा, वह साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायी कार्यों में भाग लेता है। उपरोक्त एक अथवा दोनों कार्य करने वाला व्यक्ति ही नागरिक हो सकता है। अरस्तु के मत में नागरिक वह व्यक्ति है जो न्याय अथवा राज्य के विधि निर्माण संबंधी कार्यों में भाग ले। न्याय क्षेत्र में न्यायाधीश अथवा जुरूर के रूप में कार्य करके एक व्यक्ति राज्य के न्यायिक कार्यों में भाग लेता है। अरस्तु का युग नगर राज्य का युग था। एथेंस में न्याय प्रशासन आधुनिक राज्यों में पाए जाने वाली न्याय प्रणाली से भिन्न था। वहाँ थोड़ी थोड़ी अवधि के लिए न्यायाधीशों और जरूरों को क्रमशः चुना जाता था एवं प्रत्येक नागरिक को यह पद प्राप्त हो सकता था। उस समय राज्य के सभी नागरिक साधारण सभा के सदस्य होते थे और यह सभा वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य समवेत होकर राज्य के पदाधिकारियों का निर्वाचन करती थी और विधि निर्माण संबंधी अन्य कार्य करती थी। एथेंस में सर्वोच्च सत्ता होती थी और सभा के सदस्य के नाते प्रत्येक एथेंसवासी राजसत्ता या सर्वोच्च शक्ति में भाग लेता था। फिर भी किसी नगर राज्य में सभी व्यक्ति न साधारण सभा के सदस्य होते थे और न ही वे न्याय प्रशासन में भाग लेते थे। यूनान के किसी भी राज्य में विदेशियों, दासों, स्त्रियों तथा बच्चों को नागरिकता के अधिकार प्रदान नहीं किए गए थे। यूनानी नागरिकता आधुनिक नागरिकता की अपेक्षा बहुत अधिक संकुचित थी। इसी दृष्टि से अरस्तु ने स्वाभाविक रूप से राज्य के सभी निवासियों को नागरिक नहीं स्वीकारा है। अरस्तु द्वारा श्रमिकों और दासों को नागरिकता की परिधि से बाहर रखने के कारणों को स्पष्ट करते हुए यह तर्क दिया गया है कि नागरिकता एक विशेष गुण है जिसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। नीति निर्धारण और न्यायिक कार्यों में भाग लेने के लिए एक ऊंचे नैतिक और बौद्धिक स्तर की आवश्यकता होती है। यह गुण प्रत्येक निवासी में नहीं पाया जाता। स्त्रियों, बालकों, दासों, मिस्त्रियों या श्रमिकों के पास शासन करने और राजनीतिक कार्यों में भाग लेने लायक नैतिक और बौद्धिक स्तर नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यह योग्यता उन्हीं व्यक्तियों के पास हो सकती है जिनके पास अवकाश हो। बेचारे दासों और श्रमिकों के पास अवकाश कहाँ। अरस्तु छुट्टी या आराम के क्षणों का अवकाश नहीं कहता। उसी के अनुसार जिन कार्यों को करने के लिए मनुष्य अपनी आर्थिक तथा भौतिक आवश्यकताओं के कारण विवश है, उनके अतिरिक्त लगभग सभी क्रियाएं अवकाश के अंतर्गत आती हैं। शासन करने की राजनीतिक क्रिया, सार्वजनिक सेवा, युद्ध करना जिसमें साहस के गुण का प्रस्फुटन होता है, अपने साथी नागरिकों के साथ निर्वहन करना जिसके लिए संयम, उदारता
विशाल हृदयता तथा साहचर्य के गुण आवश्यक हैं। खेल कूद एवं नाट्य कला में भाग लेना, अंत में विज्ञान एवं दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न इस अवकाश में सम्मिलित है। अरस्तु अवकाश की व्याख्या का स्वाभाविक अर्थ यही निकलता है कि दास और श्रमिक अवकाश के क्षण नहीं पाते, इसलिए वे नागरिकता के आवश्यक गुणों से वंचित रह जाते हैं और नागरिक नहीं हो सकते। अरस्तु ने अच्छे मानव और अच्छे नागरिक में अंतर किया है। अच्छे मानव का लक्षण सब राज्यों में एक समान है, उसके गुण निरपेक्ष हैं, किंतु अच्छा नागरिक कौन, इस बात का निरूपण हम विशेष नगर राज्य को ध्यान में रखकर ही कर सकते हैं। इसलिए विदित होता है कि अच्छे नागरिक के गुण सापेक्ष हैं। अरस्तु ने बताया कि राजपुरुषों और उन लोगों में जो राज्य कार्य का संचालन करते हैं, गुण न केवल अच्छे नागरिक के अपितु अच्छे मानव के भी होने चाहिए। नागरिकता पर प्लेटो और अरस्तु के विचारों में अंतर। प्लेटो की तुलना में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार संकुचित प्रतीत होते हैं। प्लेटो अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दासों और नागरिकों में कोई अंतर नहीं रखता। वह आदर्श राज्य के अशिक्षित तथा अराजनीतिक व्यक्तियों के समूह को भी राज्य में निवास करने के कारण नागरिकता का अधिकार प्रदान कर देता है, परंतु इसके विपरीत अरस्तु एक सर्वोच्च राज्य में अशिक्षित अराजनीतिक दासों तथा श्रमिकों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर देता है। प्लेटो की मान्यता है कि एक अच्छा व्यक्ति ही अच्छा नागरिक है, जबकि अरस्तु इस मत से सहमत नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार एक नागरिक और एक अच्छे मनुष्य के गुण समान हो यह आवश्यक नहीं है। एक अच्छे व्यक्ति के गुण सदा समान रहते हैं, किंतु एक अच्छे नागरिक के गुण संविधान के स्वरूप के अनुसार बदल सकते हैं। प्लेटो शासक वर्ग के लिए व्यवहारिक शासन योग्यता के स्थान पर उसके ज्ञान पर बल देता है, किंतु अरस्तु उसके नागरिक में शासन योग्यता होनी चाहिए। इस तरह जहाँ अरस्तु व्यवहार को महत्व देता है, वहाँ प्लेटो अपेक्षाकृत सिद्धांत को। नागरिकता के क्षेत्र में दोनों में इस बात में भी अंतर प्रकट होता है कि जहाँ प्लेटो के अनुसार शासन की योग्यता कुछ व्यक्तियों में ही संभव है, वह अरस्तु इसको थोड़ा विस्तृत रूप प्रदान करता है। अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों की आलोचना। पहला, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार अत्यंत अनुदार और अभिजातीय तंत्र हैं। यह अनुयायियों या यूनानियों के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वाले छोटे राज्य के लिए भले ही लागू हों, किंतु वर्तमान प्रतिनिधि सत्तात्मक विशाल राज्यों पर लागू नहीं हो सकते। प्लेटो और अरस्तु ने श्रमिकों को नागरिकता से वंचित कर दिया है, उसे समाज के उच्च वर्गों तक ही सीमित रखा है। इस तरह उन्होंने समाज के बहुत बड़े भाग को नागरिकता से प्राप्त होने वाले उन्नति के अवसरों से अलग कर दिया है। ये निश्चय ही अप्रजातांत्रिक व अमानवीय दृष्टिकोण है। अरस्तु द्वारा स्त्री, दास, बालकों आदि नागरिक नहीं माने गए हैं, जो वर्तमान में ठीक नहीं है। वर्तमान में सभी व्यक्तियों को समान स्वतंत्रता का अधिकार है और सभी वयस्क नागरिक कहलाने के अधिकारी हैं। वे अपनी योग्यता द्वारा सत्ता में भाग ले सकते हैं। तीसरा, अरस्तु ने नागरिक और अनागरिकों में भेद नहीं किया है, बल्कि अनागरिकों को राज्य का सदस्य भी नहीं माना है, उनको केवल सजीव उपकरणीय माना है। उसके अनुसार नागरिकों की एक अलग श्रेणी बनाई गई है, जो प्लेटो के संरक्षक या अभिभावक की श्रेणी के समान ही दिखाई देती है। चौथा, अरस्तु के अनुसार नागरिक न्यायाधीश भी हैं तथा विधि निर्माण करने वाला भी। आधुनिक शासन प्रणालियों में प्रत्येक व्यक्ति न्यायाधीश और विधि निर्माता नहीं हो सकता, वह केवल अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में भाग लेता है। साथ ही अरस्तु का यह विचार इस दृष्टि से भी स्वीकार्य नहीं है कि न्यायिक और विधिक शक्तियाँ एक ही हाथ में रहना शासन और स्वतंत्रता की दृष्टि से श्रेयकर है, जिससे निरंकुशता के विकास की आशंका बनी रहती है। अरस्तु ने नागरिकता की अत्यंत संकुचित परिभाषा दी है। केवल विधि निर्माण और न्याय संबंधी कार्यों में भाग लेने वाला व्यक्ति ही यदि नागरिक हो, तो राजतंत्र और कुलीन तंत्र में नागरिकों की संख्या कितनी कम रह जाएगी। छठा, अरस्तु ने नागरिकों के कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दिया है, उनके अधिकारों का स्पष्टीकरण उसने नहीं किया है। अरस्तु ने नागरिकों की परिभाषा देते समय इस पक्ष की अवहेलना की है। अरस्तु ने नागरिकता संबंधी अपने विचारों से राज्य के कई वर्ग बना दिए, जिनसे राज्य की आंतरिक स्थिति सुसंगठित और शांति में नहीं रह सकती। आठवां, राज्य का उद्देश्य अधिकतम व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है, जिसका स्वाभाविक अर्थ यह है कि अधिकाधिक मनुष्यों के अनुभवों और उनके पारस्परिक अंतरों से लाभ उठाना चाहिए। यदि नागरिकता केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनके पास धन होने के कारण पर्याप्त अवकाश है, तो ऐसे ही व्यक्ति शासन कार्यों में भाग लेते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे कानून अधिकतम संख्या में बनेंगे जो धनिक वर्ग के पक्ष में होंगे। नवा, अरस्तु का नागरिकता संबंधी यह विचार उनके राज्य के जैविक स्वरूप संबंधी सिद्धांतों के भी विपरीत है। अवयव विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है, दूसरे शब्दों में राज्य व्यक्ति और समुदायों से मिलकर बना है। अरस्तु एक वर्ग को नागरिकता से वंचित कर उसे काट कर फेंक देता है अथवा कार्यशून्य बना देता है। उपरोक्त दोषों के होते हुए भी अरस्तु का नागरिकता का विचार इस दृष्टि से उपयोगी है कि वह प्रत्येक नागरिक के लिए शासन में भाग लेना आवश्यक समझता है। धन्यवाद।